हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं डॉम के बारे में। तो डॉम का फुल फॉर्म होता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। तो आज के वीडियो में हम इसी के बारे में समझने वाले हैं। तो ये हमारा जावास्क्रिप्ट का लेक्चर 11 है। और अब जिन्हें भी नहीं पता है उन्हें मैं बता दूं, अभी हमारा फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट का फुल कोर्स चल रहा है। तो अभी तक आपने हमारी प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो मैं प्लेलिस्ट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में प्रोवाइड करा दूंगा। तो आप वहां से उसे एक्सेस कर सकते हैं और इससे पहले वाले सभी वीडियोस को देख सकते हैं। तो अभी यहाँ पर मैंने पहले से फोल्डर को बना के रखा है, तो मैं यहाँ पर फोल्डर को ओपन करता हूँ। तो अब इसके अंदर मैंने यहाँ पर एक HTML की फाइल बनाई है और एक जावास्क्रिप्ट की फाइल बनाई है। और इसके साथ यहाँ पर मैंने जावास्क्रिप्ट को HTML के साथ लिंक भी कर दिया है। ओके, तो चलो अब हम यहाँ पर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पर लेक्चर 11 के लिए नोट्स बनाई है, तो मैं यहाँ पर नोट्स को ओपन करता हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि डोम होता क्या है। तो डोम का फुल फॉर्म होता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। तो अब ये जो डोम होता है ना, वो एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है जो हमारे HTML के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। मतलब कि देखो, जब भी हमारा कोड लोड होता है ना, तो हमारा जो ब्राउजर होता है ना, वो हमारे HTML के कोड को डोम के अंदर कन्वर्ट कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर मैंने एक डोम का स्ट्रक्चर बनाया है। तो देखो, इसके अंदर सबसे पहले यहाँ पर है HTML। और अब यहाँ पर HTML के अंदर यहाँ पर दो टैग होते हैं। एक होता है हमारा हेड टैग और दूसरा होता है यहाँ पर बॉडी टैग। ओके, तो ये क्या करता है कि यहाँ पर इसे दो पार्ट में डिवाइड करता है। और उसके बाद हेड के अंदर यहाँ पर मेटा टैग होते हैं और इसके साथ यहाँ पर हमारा टाइटल टैग होता है। तो अब ये हेड को भी दो पार्ट में डिवाइड करता है। सेम तरीके से हम बॉडी के अंदर जो भी कोड लिखते हैं ना, तो उसे भी यहाँ पर ये डिवाइड करता है। और इस हिसाब से जो हमारा ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनता है ना, उसे ही हम कहते हैं डॉम। ओके, अब देखो, डॉम के अंदर यहाँ पर हमारे जो एलिमेंट डिवाइड हो रहे हैं, तो इन सभी को यहाँ पर नोड कहा जाता है। तो मतलब जब भी आपको डॉम के अंदर नोड वर्ड को यूज करा जाए तो आपको समझ जाना है कि ये कोई अलग चीज नहीं है, ये हमारे HTML के एलिमेंट की बात हो रही है। मतलब कि ये जो डॉम होता है ना, वो ब्राउजर के द्वारा बनाया जाता है और ये हमारे HTML के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। ओके, अब देखो, हमें यहाँ पर डॉम की जरूरत की होती है। तो जो जावास्क्रिप्ट होती है ना, वो डॉम को यूज करके यहाँ पर हमारे HTML और CSS के अंदर चेंजेस कर सकती है। जावास्क्रिप्ट को यहाँ पर डायनेमिक चेंजेस करने के लिए यहाँ पर डॉम की जरूरत होती है। इसलिए यहाँ पर हम डॉम के बारे में पढ़ते हैं। ओके, तो चलो अब हम आगे बात करते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर डॉम को यूज करके यहाँ पर हम एलिमेंट को एक्सेस कैसे करते हैं। तो अब यहाँ पर इसके कई सारे तरीके होते हैं। तो सबसे पहला तरीका होता है कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम। अब देखो, यहाँ पर डॉक्यूमेंट वर्ड को यूज किया गया है ना, तो इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पर हमारे HTML की बात हो रही है। और उसके बाद यहाँ पर गेट एलिमेंट बाय टैग नेम लिखा है ना, तो ये हमारी एक मेथड है जिसे यूज करके हम क्या कर सकते हैं कि टैग नेम के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर HTML के एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा तरीका होता है कि हम यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID को यूज कर सकते हैं। ये क्या करता है कि हमें ID को यूज करके यहाँ पर एलिमेंट को एक्सेस करने में हेल्प करता है। ओके, उसके बाद तीसरा तरीका है कि हम यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम को यूज कर सकते हैं। ये क्या करता है कि हमें क्लास नेम को यूज करके यहाँ पर एलिमेंट को एक्सेस करने में हेल्प करता है। तो चलो पहले मैं आपको इन तीनों को एग्जाम्पल से समझाता हूँ। ओके, तो मैं यहाँ पर VS कोड में जाता हूँ और अब यहाँ पर मैं लॉजिक डॉट JS के अंदर जाता हूँ। अब देखो, यहाँ पर हम किसी एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हैं तो हम इसे डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं और इसके साथ हम क्या कर सकते हैं कि इसे एक वेरिएबल के अंदर स्टोर भी करवा सकते हैं। पहले मैं आपको डायरेक्ट मेथड समझाता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करना है कि पहले मैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट लिखना है, उसके बाद यहाँ पर हमें डॉट बनाना है और अब यहाँ पर हम मेथड को यूज करके एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। तो पहली मेथड होती है गेट एलिमेंट बाय टैग नेम। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं कि यहाँ पर टैग नेम को यूज करके यहाँ पर एलिमेंट को टारगेट करते हैं। तो हमें क्या करना है कि पहले यहाँ पर एक पैरेंथेसिस बनाने हैं। ओके, और अब इसके अंदर हमें यहाँ पर स्ट्रिंग बनानी है और उसके अंदर हमें यहाँ पर टैग का नाम लिखना है। तो मैं क्या करता हूँ कि पहले यहाँ पर HTML के अंदर जाता हूँ और अब यहाँ पर मैं एक H1 टैग बनाता हूँ और इसके अंदर मैं लिखता हूँ दिस इज अ डोम। ओके, अब मैं इसे कंट्रोल एस करता हूँ और अब यहाँ पर मैं लॉजिक डॉट JS के अंदर जाता हूँ। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर गेट एलिमेंट बाय टैग नेम को यूज करके यहाँ पर हम H1 को एक्सेस करते हैं। तो इसके अंदर हमें क्या करना है कि यहाँ पर H1 लिखना है। ओके, तो अब यहाँ पर हमारा ये H1 टैग आ जाएगा और अब हम इसके ऊपर कोई भी टास्क को परफॉर्म करवा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग बना देता हूँ। ओके, और अब इसे मैं यहाँ से निकाल देता हूँ। ओके, और इसके अंदर मैं यहाँ पर इसे पेस्ट कर देता हूँ। ओके, अब मैं इसे कंट्रोल एस करता हूँ और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो मैं यहाँ पर गो लाइव पर क्लिक करता हूँ। तो अब यहाँ पर मैं इंस्पेक्ट करता हूँ और कंसोल के अंदर जाता हूँ। तो देखो, यहाँ पर हमें HTML कलेक्शन प्रिंट होके आ रहा है।
और इसके अंदर हम देखें तो यहाँ पर हमारा ये हेडिंग आ रहा है। ओके, मतलब कि जब भी हम यहाँ पर गेट एलिमेंट बाय टैग नेम को यूज़ करते हैं तो वो हमें डेटा एचटीएमएल कलेक्शन के फॉर्म में देता है। ओके, तो अब मैं यहाँ पर वीएस कोड में जाता हूँ। अब देखो, एक तरीका तो ये हो गया कि हम क्या कर सकते हैं कि इसे यहाँ पर डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं कि इसे एक वेरिएबल के अंदर स्टोर भी करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट हेडिंग। ओके, तो अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम। ओके, और अब इसके अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ h1। ओके, तो अब क्या होगा कि हमारा जो h1 टैग है ना, ये हेडिंग नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। तो अब मैं क्या करता हूँ कि इसे यहाँ से निकाल लेता हूँ। ओके, और इसे मैं यहाँ पर सेव कर देता हूँ और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। वो भी यहाँ पर मैं लिखता हूँ हेडिंग। तो देखो यहाँ पर HTML कलेक्शन आ रहा है। तो इस हिसाब से यहाँ पर हम एलिमेंट को एक्सेस करके किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर भी करवा सकते हैं। ओके, तो अब हम बात करते हैं गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर HTML के अंदर जाता हूँ और अब यहाँ पर मैं एक पी टैग बनाता हूँ। ओके, और इसके अंदर मैं लिखता हूँ दिस इज अ पैरा। ओके, और अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर इस पी टैग के अंदर एक क्लास बना देता हूँ और इसका मैं नाम लिखता हूँ पैरा। ओके, अब मैं इसे कंट्रोल एस करता हूँ और अब मैं यहाँ पर लॉजिक डॉट जीएस के अंदर जाता हूँ और अब यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ लेट पी इक्वल टू, तो अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम। ओके, और अब यहाँ पर मैं पैरेंथेसिस बनाता हूँ और इसके अंदर मैं यहाँ पर स्ट्रिंग बनाता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ पैरा। तो इस हिसाब से जब भी आप किसी एलिमेंट को एक्सेस कर रहे हैं तो उसका जो नाम होता है ना, उसे आपको स्ट्रिंग के फॉर्म में लिखना है। ओके, तो अब मैं इसे कंट्रोल एस करता हूँ और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। वो भी यहाँ पर मैं लिखता हूँ पी। तो देखो यहाँ पर हमारा पी टैग आ रहा है और ये भी हमारा HTML कलेक्शन के फॉर्म में ही आ रहा है। अब देखो यहाँ पर HTML कलेक्शन होता है ना, ये कोई नई चीज़ नहीं होती है, ये हमारा एक एरे ही होता है। तो इसके अंदर हम देखें तो यहाँ पर 0 इंडेक्स के अंदर यहाँ पर हमारा ये पी टैग स्टोर है। अब देखो यहाँ पर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। तो मैं यहाँ पर VS कोड में जाता हूँ और अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर HTML के अंदर जाता हूँ तो अब इस पी टैग को मैं यहाँ पर 3 बार कॉपी कर देता हूँ। ओके, तो अब यहाँ पर ये पी टैग हमारा 4 बार आ चुका है। तो अब मैं इसे कंट्रोल एस करता हूँ और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो अब यहाँ पर हमने पी नाम के वेरिएबल के अंदर डॉट पैरा को स्टोर करवाया था। ओके, तो अब यहाँ पर मैं पी की वैल्यू देखूंगा ना, तो देखो ये हमारे HTML कलेक्शन के फॉर्म में आ रही है और इसके अंदर यहाँ पर 4 आइटम है। इसे मैं बड़ा करके देखूँ, 0 इंडेक्स पर हमारा पहला वाला पी टैग है, उसके बाद 1 नंबर के इंडेक्स पर हमारा दूसरा वाला पी टैग है और इस हिसाब से यहाँ पर हमारे चारों पी टैग आ गए हैं। मतलब कि ये गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम होता है ना, ये क्या करता है कि हमने जहाँ पर क्लास को अप्लाई किया है उन सभी एलिमेंट को एक्सेस करता है और उन सभी की वैल्यू में यहाँ पर HTML कलेक्शन के फॉर्म में देता है। और अब इसके अंदर से मैं यहाँ पर एक एक वैल्यू को एक्सेस करना है तो हम एरे के अंदर इंडेक्स को यूज करके जैसे निकालते हैं उस तरह से इसके अंदर से भी हम यहाँ पर वैल्यू को निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं लिखूँ पी, उसके बाद यहाँ पर मैं स्क्वायर ब्रैकेट बनाऊँ और इसके अंदर मैं यहाँ पर 1 लिखूंगा ना, तो हमारे 1 इंडेक्स पर जो भी एलिमेंट होगा ना वो यहाँ पर आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर 1 इंडेक्स पे हमारा ये दूसरा वाला पी टैग है, तो ये यहाँ पर आ चुका है। तो इस तरह से यहाँ पर हम HTML कलेक्शन के अंदर से सभी वैल्यू को निकाल सकते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पर VS कोड में जाता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर IMP ID वाला एक div बनाता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ हैश और उसके बाद IMP। तो देखो यहाँ पे हमारा डी IMP ID के साथ आ गया है। ओके, तो अब मैं इसे कंट्रोल एस करता हूँ और अब यहाँ पर मैं लॉजिक डॉट जीएस के अंदर जाता हूँ और अब यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ लेट IMP। तो अब यहाँ पर मैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID को यूज़ करता हूँ और अब यहाँ पर मैं पैरेंथेसिस बनाता हूँ और इसके अंदर मैं यहाँ पर स्ट्रिंग बनाता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ IMP। ओके, अब मैं इसे कंट्रोल एस करता हूँ और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो अब यहाँ पर मैं IMP को प्रिंट करवाऊंगा ना, तो देखो यहाँ पर हमारा ये div आ गया है। अब देखो जब भी हम यहाँ पर ID को यूज करके एलिमेंट को एक्सेस करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि हमारा जो एलिमेंट होता है ना, वो हमें डायरेक्ट यहाँ पर देखने को मिलता है। ये हमें HTML कलेक्शन के फॉर्म में देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि हमारी जो ID होती है ना, वो हमेशा यूनिक होती है। हम कोई भी एलिमेंट को ID प्रोवाइड करते हैं तो वो ID हमेशा यूनिक होती है। इससे यहाँ पर हमारा जो एलिमेंट है ना, ये डायरेक्ट आ रहा है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम के अंदर तो HTML कलेक्शन आ रहा है और यहाँ पर गेट एलिमेंट बाय ID नेम के अंदर यहाँ पर डायरेक्ट एलिमेंट क्यों आ रहा है, तो इसका रीजन ये है। ओके, तो चलो अब हम यहाँ पर VS कोड में जाते हैं और आगे बात करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर हमारे गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, उसके बाद गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम और गेट एलिमेंट बाय ID वर्क करती है। जो हमारे गेट एलिमेंट बाय टैग नेम और गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम होते हैं ना,
वो हमें आउटपुट के अंदर यहाँ पर HTML कलेक्शन देते हैं। पर ये गेट एलिमेंट बाय आईडी होता है ना, ये हमें डायरेक्ट एलिमेंट को देता है। ओके, तो चलो अब हम आगे बात करते हैं। तो मैं यहाँ पर नोट्स के अंदर जाता हूँ। अब ये जो क्वेरी सिलेक्टर होता है ना, ये क्या करता है कि हमें टैग नेम के अकॉर्डिंग, क्लास नेम के अकॉर्डिंग या आईडी के अकॉर्डिंग, हमें इन तीनों के अकॉर्डिंग यहाँ पर एलिमेंट को एक्सेस करने में हेल्प करता है। जब हम यहाँ पर टैग नेम को यूज करके एक्सेस करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर टैग सीरीज के अंदर डायरेक्ट नाम को लिखना है। अगर हम यहाँ पर क्लास नेम के थ्रू एक्सेस करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना है कि पहले डॉट बनाना है और उसके बाद हमें क्लास का नाम लिखना है। और अगर हम यहाँ पर आईडी को यूज करके एक्सेस करना चाहते हैं, तो पहले हमें यहाँ पर हैश लिखना है और उसके बाद हमें यहाँ पर आईडी का नाम लिखना है। ओके, सेम तरीके से डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल के अंदर भी हम इस तरह से एक्सेस कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्वेरी सिलेक्टर और क्वेरी सिलेक्टर ऑल के बीच में एक ही डिफरेंस है। ये जो क्वेरी सिलेक्टर होता है ना, ये हमें एक ही एलिमेंट को एक्सेस करके देता है। मतलब कि ये जो क्वेरी सिलेक्टर होगा ना, ये क्या करेगा कि अगर हमने यहाँ पर मल्टीपल टैग को बनाया है, फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर 3 डिव बनाते हैं, तो एक क्वेरी सिलेक्टर क्या करता है कि हमें सिर्फ पहले वाले डिव को एक्सेस करके देता है। सेम तरीके से अगर हम यहाँ पर 3 जगह पर क्लास नेम को यूज करते हैं ना, तो हमें पहली बार जहाँ पर क्लास नेम को यूज किया है, तो उस पहले वाले एलिमेंट को हमें एक्सेस करके देता है। पर ये जो क्वेरी सिलेक्टर ऑल होता है ना, ये क्या करता है कि हमें सभी एलिमेंट को एक्सेस करता है और उसका डेटा हमें नोड लिस्ट के फॉर्म में देता है। अब ये जो नोड लिस्ट होती है ना, वो भी हमारा एक टाइप से एरे ही होता है। जैसे यहाँ पर गेट एलिमेंट बाय टैग नेम और गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम थे ना, ये हमें HTML कलेक्शन के फॉर्म में डेटा देते थे। इस तरह से यहाँ पर क्वेरी सिलेक्टर ऑल हमें यहाँ पर नोड लिस्ट के फॉर्म में डेटा देता है। अब ये जो HTML कलेक्शन है और ये जो नोड लिस्ट है ना, ये दोनों ही एक टाइप से एरे ही होते हैं। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि जो HTML कलेक्शन होता है ना, उसके अंदर थोड़ी प्रॉपर्टीज और मेथड्स थोड़ी कम होती है। पर ये जो हमारी नोड लिस्ट होती है ना, उसके अंदर यहाँ पर मेथड्स और प्रॉपर्टीज थोड़ी ज्यादा होती है। तो चलो अब हम यहाँ पर VS कोड में जाते हैं और अब ये क्वेरी सिलेक्टर कैसे वर्क करता है उसके बारे में समझते हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ कि पहले यहाँ पर HTML के अंदर जाता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर बॉक्स क्लास नेम वाले 3 डिव बनाता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ डॉट बॉक्स। ओके, और अब इसे मैं यहाँ पर 2 बार कॉपी कर देता हूँ। ओके, अब मैं इसे Ctrl+S करता हूँ और अब मैं यहाँ पर logic.js के अंदर जाता हूँ और अब यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ लेट बॉक्स इक्वल टू, और अब इसके अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर। तो अब यहाँ पर हम क्लास नेम को यूज करके एक्सेस करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना होगा कि पहले यहाँ पर डॉट लिखना है और उसके बाद हमें यहाँ पर क्लास का नाम लिखना है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ बॉक्स। ओके, अब मैं इसे Ctrl+S करता हूँ और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ बॉक्स। तो देखो यहाँ पर बॉक्स क्लास वाला पहला डिव यहाँ पर आ रहा है। ओके, अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर VS कोड में जाता हूँ और अब यहाँ पर मैं क्वेरी सिलेक्टर कॉल कर देता हूँ। ओके, अब मैं इसे Ctrl+S करता हूँ और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो अब यहाँ पर मैं बॉक्स की वैल्यू देखता हूँ। तो देखो अब यहाँ पर नोड लिस्ट के फॉर्म में हमें डेटा आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमने बॉक्स क्लास वाली 3 डिव बनाई थी। तो ये यहाँ पर तीनों डिव की वैल्यू को ला रहा है। ओके, और अब यहाँ पर भी हम एक एक की वैल्यू को निकालना चाहे तो हम इंडेक्स को यूज करके निकाल सकते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पर VS कोड में जाता हूँ। अब यहाँ पर हम टैग नेम के अकॉर्डिंग एक्सेस करना चाहे तो हम उसे भी यहाँ पर कर सकते हैं, और हम आईडी के नाम के अकॉर्डिंग करना चाहे तो उसे भी हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर हमारा क्वेरी सिलेक्टर और क्वेरी सिलेक्टर ऑल वर्क करता है। तो चलो अब हम आगे बात करते हैं। तो मैं यहाँ पर नोट्स के अंदर जाता हूँ। तो अब हम बात करते हैं कि हम यहाँ पर HTML कंटेंट के अंदर चेंजेस कैसे कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर हम टेक्स्ट के अंदर कोई चेंजेस करना चाहे तो हम यहाँ पर इनर टेक्स्ट और इनर HTML को यूज कर सकते हैं। तो चलो इसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। तो मैं यहाँ पर VS कोड में जाता हूँ। तो अब यहाँ पर मैंने एक डिव बनाया था जिसकी आईडी मैंने यहाँ पर IMP दी थी। ओके, तो अब इसके अंदर यहाँ पर कोई भी टेक्स्ट नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर JS के अंदर जाता हूँ और अब यहाँ पर हमने IMP नाम की वेरिएबल के अंदर इसकी वैल्यू को स्टोर करवाया है। तो अब इसके टेक्स्ट के अंदर चेंजेस करने के लिए हमें क्या करना है कि पहले हमें यहाँ पर वेरिएबल का नाम लिखना है। ओके, उसके बाद यहाँ पर हमें डॉट लिखना है और अब यहाँ पर हमें लिखना है इनर टेक्स्ट। ओके, उसके बाद इक्वल का साइन बनाना है और अब यहाँ पर इसकी वैल्यू के अंदर हम जो भी लिखना चाहते हैं उसे हमें यहाँ पर लिखना है। तो अब यहाँ पर मैं एक स्ट्रिंग बनाता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ दिस इज अ IMP div। ओके, तो अब मैं इसे सेव करता हूँ और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो देखो यहाँ पे हमारा जो डिव है ना, इसके अंदर यहाँ पर एक टेक्स्ट आ गया है। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर IMP को प्रिंट करवा के देखता हूँ। तो देखो यहाँ पर भी हमें ये टेक्स्ट दिखाई दे रहा है। तो जावास्क्रिप्ट इस तरह से हमारे कोड के अंदर डायनेमिक चेंजेस करती है। ओके, तो मैं यहाँ पर VS कोड में जाता हूँ
तो अब सेम तरीके से यहाँ पर हम इनर एचटीएमएल को भी यूज कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर इसे निकाल देता हूँ। ओके, और अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ इनर एचटीएमएल, और अब इसके अंदर मैं यहाँ पर एक पी टैग बनाता हूँ। ओके, और अब यहाँ पर मैं टेक्स्ट को पुट करता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ दिस इज अ IMP div पैरा। ओके, अब हम इसे सेव करके इसका आउटपुट देखेंगे ना, तो यहाँ पर हमें एरर आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर हमने इसे कोटेशन मार्क के अंदर नहीं लिखा है, मतलब कि इसे हमने यहाँ पर स्ट्रिंग के फॉर्मेट में नहीं लिखा है। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर इसे निकाल लेता हूँ। ओके, और अब यहाँ पर मैं स्ट्रिंग बनाता हूँ, और इसके अंदर मैं यहाँ पर इसे लिख देता हूँ। ओके, अब मैं इसे कंट्रोल एस करता हूँ, और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो देखो यहाँ पर हमारा टेक्स्ट आ रहा है, और अब यहाँ पर मैं IMP को प्रिंट करवाऊंगा। तो देखो यहाँ पर हमारे डिव आ गया है, और इसके अंदर मैं यहाँ पर जो पी टैग बनाया था ना, वो भी यहाँ पर आ गया है। तो इस तरह से यहाँ पर हम इनर एचटीएमएल को भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर VS कोड में जाता हूँ। तो इस तरह से यहाँ पर हम इनर एचटीएमएल को यूज़ करके यहाँ पर HTML का कोड ऐड कर सकते हैं। ओके, तो चलो अब हम आगे बात करते हैं। तो मैं यहाँ पर नोट्स के अंदर जाता हूँ। तो अब हम बात करते हैं कि हम यहाँ पर एट्रीब्यूट के अंदर चेंजेस कैसे कर सकते हैं। एट्रीब्यूट के अंदर चेंजेस करने के यहाँ पर 4 तरीके हैं। पहला तरीका क्या है कि हम यहाँ पर सेट एट्रीब्यूट नाम की मेथड को यूज कर सकते हैं। अब इसके अंदर हम यहाँ पर 2 पैरामीटर को पास करते हैं। पहले पैरामीटर के अंदर हम यहाँ पर एट्रीब्यूट का नाम पास करते हैं, और दूसरे पैरामीटर में हम यहाँ पर वैल्यू को लिखते हैं जिसे हम यहाँ पर सेट करना चाहते हैं। तो अब इसे यूज करके हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर हमारी एट्रीब्यूट के अंदर चेंजेस भी कर सकते हैं, और हम चाहे तो हम नए एट्रीब्यूट को ऐड भी कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा तरीका होता है गेट एट्रीब्यूट। अब गेट एट्रीब्यूट को यूज करके हम क्या कर सकते हैं कि किसी एट्रीब्यूट को यहाँ पर हम एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा तरीका होता है रिमूव एट्रीब्यूट। इसे यूज करके हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर एट्रीब्यूट को रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद चौथा तरीका होता है कि हम यहाँ पर एट्रीब्यूट के अंदर डायरेक्ट चेंजेस कर सकते हैं। हमें क्या करना है कि पहले एलिमेंट का नाम लिखना है, उसके बाद हमें डॉट बनाना है, और उसके बाद हमें यहाँ पर एट्रीब्यूट का नाम लिखना है, और अब उसके अंदर हमें जो भी वैल्यू को चेंज करना है उसे हम यहाँ पर डायरेक्ट चेंज कर सकते हैं। तो चलो अब इसे मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। तो मैं यहाँ पर VS कोड में जाता हूँ, और अब यहाँ पर मैं HTML के अंदर जाता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर एक BI टैग बनाता हूँ। ओके, एक और बना लेता हूँ, और अब यहाँ पर मैं A टैग बनाता हूँ, और इसके अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ गूगल, और अब यहाँ पर मैं H टैग का एट्रीब्यूट यहाँ से निकाल देता हूँ। ओके, और अब यहाँ पर मैं एक बटन बनाता हूँ, और इसके अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ एड लिंक। ओके, अब देखो जावास्क्रिप्ट के अंदर यहाँ पर एक मेथड होती है जिसका नाम है ऑन क्लिक। ये क्या करती है कि हमें कोई क्लिक के ऊपर कोई टास्क को परफॉर्म करने में हेल्प करती है। फॉर एग्जांपल मुझे ऐसा करना है कि इस बटन की क्लिक होने पर यहाँ पर एक फंक्शन कॉल होना चाहिए। तो यहाँ पर हम ऑन क्लिक को यूज कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि इसके अंदर यहाँ पर ऑन क्लिक को यूज करता हूँ। ओके, और अब यहाँ पर मैं एक फंक्शन को कॉल करता हूँ, और इसका मैं नाम लिखता हूँ एड लिंक। ओके, अब मैं इसे कंट्रोल एस करता हूँ, और अब यहाँ पर मैं logic.js के अंदर जाता हूँ, और अब यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ। तो यहाँ मैं लिखता हूँ लेफ्ट a इक्वल टू, और अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि मैं जो a टैग बनाया था ना, उसे मैं यहाँ पर एक्सेस करता हूँ। तो अब यहाँ पर मैं डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर को यूज करता हूँ। ओके, और इसके अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ a। ओके, तो अब इससे क्या होगा कि यहाँ पर हमारा a टैग एक्सेस हो जाएगा, और यहाँ पर a नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। तो भी यहाँ पर मैं फंक्शन बनाता हूँ जिसे हमने यहाँ पर बटन के ऊपर कॉल करवाया था, तो उसका हमने नाम लिखा था एड लिंक। तो मैं यहाँ पर एक फंक्शन बनाता हूँ, और इसका मैं नाम लिखता हूँ एड लिंक, और अब यहाँ पर मैं कर्ली ब्रैकेट बनाता हूँ। तो भी यहाँ पर मैं सेट एट्रीब्यूट को यूज करता हूँ। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि हम जिसके ऊपर यहाँ पर इसे अप्लाई करना चाहते हैं उसे हमें पहले यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर हम ए टैग के ऊपर करवाना चाहते हैं, तो उसे हमने यहाँ पर ए नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाया है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ ए, उसके बाद यहाँ पर मैं डॉट बनाना है, और अब यहाँ पर मैं लिखना है सेट एट्रीब्यूट। ओके, और अब यहाँ पर मैं पैरेंथेसिस बनाता हूँ, और अब इसके अंदर में यहाँ पर 2 वैल्यू को पास करवाना है। पहले पैरामीटर के अंदर हमें लिखना है एट्रीब्यूट का नाम। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ href। ओके, उसके बाद यहाँ पर मैं कॉमा बनाता हूँ, और अब यहाँ पर हमें दूसरे पैरामीटर के अंदर एट्रीब्यूट की वैल्यू को लिखना है। तो अब इसके अंदर मैं यहाँ पर गूगल के लिंक को ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ https। ओके, उसके बाद यहाँ पर मैं लिखता हूँ www.google.com। अब देखो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर हमने HTML के अंदर यहाँ पर एक ए टैग बनाया था जिसके अंदर हमने यहाँ पर लिखा है गूगल। ओके, उसके बाद यहाँ पर हमने एक बटन बनाया था जिसके ऊपर हमने यहाँ पर ऑन क्लिक को यूज किया है, और यहाँ पर हमने एड लिंक वाले फंक्शन को कॉल करवाया है।
अब ऐड लिंक वाले फंक्शन के अंदर हम क्या करवा रहे हैं कि ए टैग के ऊपर यहाँ पर href के एट्रीब्यूट को ऐड कर रहे हैं। ओके, तो अब यहाँ पर हमें आउटपुट में क्या देखने को मिलेगा कि जब हम यहाँ पर बटन के ऊपर क्लिक करेंगे ना, तब यहाँ पर हमारे ए टैग के अंदर यहाँ पर href का एट्रीब्यूट ऐड हो जाएगा। ओके, तो मैं इसे कंट्रोल एस करता हूँ और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो देखो यहाँ पर हमारा ये बटन आ रहा है और यहाँ पर हमने ए टैग के अंदर जो भी टेक्स्ट लिखा था ना, वो भी यहाँ पर आ रहा है। तो इसे मैं आपको पहले यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो देखो यहाँ पे मैं बॉडी को बड़ा करता हूँ, तो ये रहा हमारा ए टैग और ये रहा हमारा बटन। ओके, तो मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करूंगा ना, तो क्या होगा कि हमारा जो href का एट्रीब्यूट होगा ना, ये इस ए टैग के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। ओके, तो अभी यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, तो देखो यहाँ पर हमारा ये href का एट्रीब्यूट यहाँ पर ऐड हो गया है और ये भी यहाँ पर लिंक में कन्वर्ट हो चुका है। तो इस तरह से यहाँ पर हम सेट एट्रीब्यूट को यूज कर सकते हैं। ओके, तो हम यहाँ पर VS कोड में जाता हूँ। तो इस तरह से जब भी हम यहाँ पर एलिमेंट के ऊपर किसी एट्रीब्यूट को ऐड करवाना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर सेट एट्रीब्यूट को यूज कर सकते हैं। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर हमने यहाँ पर पहले से ही हमारे एट्रीब्यूट के अंदर कोई वैल्यू को ऐड करके रखा है, जैसे कि ये हमारा ए टैग है, इसके ऊपर मैंने यहाँ पर href के अंदर किसी लिंक को ऐड किया है, तो अब मैं यहाँ पर सेट एट्रीब्यूट को यूज करूंगा ना, तो ये क्या करेगा कि हमने जो पहले लिंक को सेट किया था ना, उसे यहाँ पर चेंज कर देगा। मतलब ये जो सेट एट्रीब्यूट होगा ना, ये क्या करेगा कि अगर हमारा एट्रीब्यूट यहाँ पर ऐड होगा तो उसके अंदर चेंजेस करेगा, और अगर हमारा एट्रीब्यूट यहाँ पर ऐड नहीं होगा तो उसे यहाँ पर ऐड करने का काम करता है। ओके, तो इस तरह से यहाँ पर सेट एट्रीब्यूट वर्क करता है। अब इसके बाद हम यहाँ पर गेट एट्रीब्यूट को यूज करके यहाँ पर किसी एट्रीब्यूट की वैल्यू को एक्सेस भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर HTML के अंदर जाता हूँ और अब यहाँ पर मैं एक ए टैग बनाता हूँ। ओके, और अब इसके लिंक के अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ HTTPS। ओके, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ www.facebook.com और इसके टेक्स्ट के अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ फेसबुक, और यहाँ पर मैं क्लास को भी अप्लाई कर देता हूँ और इसका मैं नाम लिखता हूँ फेसबुक। अब मैं इसे कंट्रोल एस करता हूँ और अब यहाँ पर मैं logic.js के अंदर जाता हूँ। तो अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर और अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ डॉट फेसबुक। ओके, उसके बाद अब मैं यहाँ पर गेट एट्रीब्यूट को यूज करता हूँ, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ डॉट गेट एट्रीब्यूट। ओके, और इसके अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ href। तो इस तरह से यहाँ पर हम डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं, पर यहाँ पर हमें इसकी वैल्यू को भी देखना है, तो मैं क्या करता हूँ किसी एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ लेट फेस इक्वल टू, तो अब इसे मैंने यहाँ पर फेस नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दिया है। तो अब इसकी आउटपुट में यहाँ पर हमें फेसबुक की लिंक देखने को मिलेगी। ओके, तो अब मैं इसे कंट्रोल एस करता हूँ और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो अब यहाँ पर मैं कंसोल के अंदर जाता हूँ और अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ फेस। ओके, तो देखो यहाँ पर फेसबुक की लिंक यहाँ पर आ गई है। ओके, तो इस तरह से यहाँ पर हम गेट एट्रीब्यूट को यूज करके यहाँ पर किसी एट्रीब्यूट को एक्सेस भी कर सकते हैं। ओके, उसके बाद अब हम बात करते हैं रिमूव एट्रीब्यूट की मेथड के बारे में। तो उसके लिए मैं ये करता हूँ कि पहले यहाँ पर HTML के अंदर जाता हूँ और अब यहाँ पर मैं BI टैग को लगा लेता हूँ। ओके, एक कॉल लगा लेता हूँ। ओके, और अब यहाँ पर मैं एक बटन बनाता हूँ और इसके अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ बटन 1। ओके, अब मैं क्या करता हूँ कि इसके अंदर यहाँ पर एक एट्रीब्यूट को यूज करता हूँ जिसका नाम है डिसेबल। ये क्या करेगा कि हमारा जो बटन होगा ना, इसे डिसेबल कर देगा। उसके बाद अब मैं यहाँ पर एक और बटन बनाता हूँ। ओके, और इसके अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ शो बटन, और अब यहाँ पर मैं ऑन क्लिक की मेथड को यूज करता हूँ और अब यहाँ पर मैं एक फंक्शन को कॉल करवाता हूँ और इसका मैं नाम लिखता हूँ शो मी। ओके, अब मैं इसे कंट्रोल एस करता हूँ और अब यहाँ पर मैं logic.js के अंदर जाता हूँ और अब यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ लेट btn और अब यहाँ पर मैं डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल को यूज करता हूँ और अब इसके अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ बटन। तो अब इससे क्या होगा कि यहाँ पर btn नाम के वेरिएबल के अंदर यहाँ पर नोड लिस्ट के फॉर्म में यहाँ पर सभी बटन आ जाएंगे। अब मैं इसे कंट्रोल एस करता हूँ और अब यहाँ पे मैं ब्राउजर के अंदर जाता हूँ और यहाँ पर मैं पहले btn को प्रिंट करवाता हूँ। ओके, और अब यहाँ पर मैं देखता हूँ कि हमें चेंजेस करने कहाँ है। तो हमारे डिसेबल कौन सा है, ये पहले इंडेक्स पे हमारा जो बटन है ना, ये हमारा डिसेबल है। तो जो पहले इंडेक्स वाला जो btn है ना, इसके ऊपर हमें यहाँ पर वर्क करवाना है। ओके, तो मैं यहाँ पर VS कोड के अंदर जाता हूँ। तो अब शो बटन के ऊपर हमने ऑन क्लिक को यूज किया था और वहाँ पर हमने शो मी नाम के फंक्शन को कॉल करवाया था। ओके, तो अब यहाँ पर मैं एक फंक्शन बनाता हूँ और इसका मैं नाम लिखता हूँ शो मी। ओके, और अब यहाँ पर मैं कर्ली ब्रैकेट बनाता हूँ। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर btn के अंदर एक नंबर के इंडेक्स पर जो बटन है ना, उसके ऊपर हमें यहाँ पर वर्क करवाना है।
तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ BTN। उसके बाद यहाँ पर मैं स्क्वायर ब्रैकेट बनाता हूँ और इसके अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 1। तो अब यहाँ पर हम डॉट बनाते हैं और अब यहाँ पर हम रिमूव एट्रीब्यूट को यूज करते हैं। तो अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ डिसेबल। ओके, तो अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि BTN नाम के वेरिएबल के अंदर यहाँ पर सभी बटन को स्टोर करवा रहे हैं। तो अब ये जो BTN होगा ना, ये हमें नोड लिस्ट के फॉर्म में यहाँ पर डेटा देगा। ओके, तो अब इसके 1 नंबर के इंडेक्स पे जो बटन है ना, उसके ऊपर हमें यहाँ पर वर्क करवाना है। और अब इस बटन के ऊपर हम क्या करना चाहते हैं कि हमने एक डिसेबल नाम का एट्रीब्यूट यूज किया था, उसे हम यहाँ पर निकालना चाहते हैं। तो उसके लिए हमने क्या किया कि हमने एक और बटन बनाया और उसके क्लिक पर हमने यहाँ पर एक फंक्शन को कॉल करवा दिया। तो अब इसके आउटपुट में हमें क्या देखने को मिलेगा कि जब यूजर यहाँ पर शो बटन के ऊपर क्लिक करेगा तो हमारा जो बटन होगा ना, वो यहाँ पर विजिबल हो जाएगा। ओके, तो अब मैं इसे कंट्रोल एस करता हूँ और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो यहाँ पे मैं एलिमेंट के अंदर जाता हूँ। तो देखो यहाँ पर हमारा ये जो बटन है ना, अभी इसके अंदर यहाँ पर डिसेबल नाम का एट्रीब्यूट है। ओके, और अब यहाँ पर मैं शो बटन के ऊपर क्लिक करूंगा तो क्या होगा कि यहाँ पर शो मी नाम का फंक्शन कॉल हो जाएगा और एक फंक्शन क्या करेगा कि यहाँ पर इस बटन के अंदर से इस डिसेबल नाम के एट्रीब्यूट को यहाँ से निकाल देगा। ओके, तो मैं यहाँ पर शो बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो देखो यहाँ पर हमारा बटन विजिबल हो गया और यहाँ पर इसका जो एट्रीब्यूट था ना, ये यहाँ से निकल गया है। तो इस तरह से यहाँ पर रिमूव एट्रीब्यूट की मेथड वर्क करती है। ओके, तो अब हम बात करते हैं कि हम यहाँ पर डायरेक्ट चेंजेस कैसे कर सकते हैं। तो अब इसे मैं आपको H1 के एग्जांपल से समझाता हूँ। तो देखो अभी हमारा ये जो H1 टैग है ना, इसके ऊपर देखो यहाँ पर कोई भी स्टाइल अप्लाई नहीं है। यहाँ पर इसका जो बैकग्राउंड है ना, ये वाइट है। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर इसका बैकग्राउंड चेंज करते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं कि देखो जब हम यहाँ पर इनलाइन CSS को यूज करते हैं ना, तो वहां पर हम स्टाइल नाम का एट्रीब्यूट यूज करते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं कि इसे यूज करके हम यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर स्टाइल में चेंजेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने H1 को हेडिंग नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाया है। तो अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ हेडिंग। ओके, उसके बाद अब यहाँ पर हमें डॉट लिखना है और हमें जो भी एट्रीब्यूट के अंदर चेंजेस करने हैं उसका हमें नाम लिखना है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ स्टाइल और अब यहाँ पर हमें CSS की प्रॉपर्टी का नाम लिखना है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ बैकग्राउंड। अब देखो अगर यहाँ पर प्रॉपर्टी का नाम 2 वर्ड का है तो आपको क्या करना है कि इसे कैमल केस के अंदर लिखना है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ बैकग्राउंड कलर। ओके, तो यहाँ पर मैंने C को कैपिटल कर दिया और अब यहाँ पर मैं इक्वल का साइन बनाना है और इसके अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ येलो। ओके, अब देखो यहाँ पर हमारे जो हेडिंग है ना, ये गेट एलिमेंट बाय टैग नेम के अंदर से आ रहा है। ओके, तो ये क्या करेगा कि यहाँ पर हमें HTML कलेक्शन देगा। तो यहाँ पर हमें इसे एक्सेस करना है तो हमें क्या करना होगा कि यहाँ पर हमें इंडेक्स को भी डिफाइन करना होगा। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 0। ओके, और यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ कि ये जो हेडिंग होगा ना, ये मैं HTML कलेक्शन देगा। तो इसके 0 इंडेक्स पर हमारा ये जो H1 है ना, इसका बैकग्राउंड कलर मैं यहाँ पर येलो कर रहा हूँ। ओके, तो अब मैं इसे कंट्रोल एस करता हूँ और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो देखो इसका बैकग्राउंड यहाँ पर चेंज हो गया है। तो इस तरह से यहाँ पर हम डायरेक्ट स्टाइल को यूज करके यहाँ पर प्रॉपर्टी के अंदर चेंजेस कर सकते हैं। ओके, अब देखो यहाँ पर हम गेट एलिमेंट बाय टैग नेम को यूज कर रहे हैं ना, तो ये हमें यहाँ पर HTML कलेक्शन प्रिंट करके दे रहा है, इसलिए यहाँ पर हमें इंडेक्स को डिफाइन करना पड़ रहा है। अगर मैं यहाँ पर गेट एलिमेंट बाय टैग नेम की जगह पे यहाँ पर क्वेरी सिलेक्टर को यूज करूँ तो यहाँ पर मुझे इंडेक्स को डिफाइन करने की जरूरत नहीं होगी। ओके, वो भाई यहाँ पर मैंने जानबूझ के आपको इस तरह से समझाया जिससे कि अगर आपको इस टाइप का कोई केस आए तो इसे कैसे सॉल्व करते हैं उसके बारे में आपको पता हो। ओके, अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे इस कोड को थोड़ा फॉर्मेटिंग कर देता हूँ। ओके, यहाँ पर मैं लगा देता हूँ, यहाँ पर भी सेमी कॉलन लगा देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर मुझे लगाना होगा, यहाँ पर भी लगा देता हूँ और उसके बाद यहाँ पर, उसके बाद यहाँ और यहाँ पर लास्ट में। फॉर्मेटिंग करने से हमारा कोड ठीक से दिखाई देता है, इसलिए यहाँ पर हम फॉर्मेटिंग करते हैं। ओके, तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलो अब हम बात करते हैं कि आपको ये नोट्स कैसे मिलेगी, मतलब कि यहाँ पर हमने जो कोड किया है तो आपको ये फाइल कैसे मिलेगी। तो मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट की लिंक दे दी है या आप गूगल में डायरेक्ट भी सर्च कर सकते हैं srprogrammist.blogspot.com और उसके बाद वहाँ पर आपको नोट्स के सेक्शन में जाना है और उसके बाद लेक्चर नंबर के अकॉर्डिंग आपको इसे डाउनलोड कर देना है। जैसे कि ये हमारा GS का लेक्चर 11 है तो वहाँ पे आपको GS लेक्चर 11 लिखा हुआ दिखाई देगा। उसके सामने जो डाउनलोड का बटन होगा ना, वहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप वहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप ड्राइव में रिडायरेक्ट हो जाएंगे। अब ड्राइव में क्या होता है, हमने जो भी फोटो अपलोड किया होता है उसका नाम ऊपर दिखाई देता है और इसके अंदर जो भी फाइल होती है ना, वो में बीच में दिखाई देती है।
तो यहाँ पर मैंने 2 फाइल बनाई है, तो आपको दोनों फाइल वहाँ पर दिखाई देगी। तो आपको इसे डाउनलोड कर देना है। तो इस तरह से आपको नोट्स मिलने वाली है। और रही बात हमारी इस पीडीएफ वाले नोट्स की, तो इसे मैं हमारी वेबसाइट के पीडीएफ वाले सेक्शन में ऐड कर दूँगा। तो आपको लेक्चर नंबर के अकॉर्डिंग इसे डाउनलोड कर देना है। ओके? सो आई होप आज के वीडियो में मैंने आपको जो भी समझाया वो आपको समझ आ गया होगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल मीट यू इन नेक्स्ट वन।